गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंदे मातरम। तो हम आज गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप पूरे वीडियो को खूब अच्छे तरह से देखिएगा, तो आपको सारे क्वेश्चंस का सलूशन खूब अच्छे तरह से समझ में आएगा। और जब एक क्वेश्चन के सारे सलूशन आपको समझ आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, तो आइए चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है कि पृथ्वी तथा उसके सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिणाम क्या होगा। पृथ्वी और उसके सतह, मान लो हमारा ये पृथ्वी है, ये हमारा एमी पृथ्वी है, उसका मास एमी है, ठीक है ना। तो अर्थ, ये हमारा अर्थ है यानी पृथ्वी है, इसका मास एमी है जो दिया है 6 × 10⁻24 kg। और एक वस्तु यहाँ 1 किलोग्राम की रखी है जिसका द्रव्यमान m = 1 kg है। दूसरा कार्य, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है, इसके सेंटर के बीच का जो रेडियस जो RE है, RE = दिया हुआ है = 6.4 × 10⁻6 मीटर, ये डिस्टेंस है। अब हमें दिखाना है कि इनके बीच जो लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसका मान कितना होगा, हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के लिए जो फार्मूला है, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फार्मूला F = G m और अपॉन में RE², ये इसका फार्मूला है। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुटअप करेंगे। G की वैल्यू है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम है। कैपिटल G की वैल्यू है। एमी मास ऑफ अर्थ = 6 × 10⁻24 kg। जो दूसरा मास m है उसका है 1 kg डिवाइड बाई RE²। उसका जो रेडियस है ये 6.4 × 10⁻6² इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो 6.67 × 6 × 10⁻, 24 पॉजिटिव -11 एंड डिवाइडेड बाई 6.4 × 6.4 × 10⁻12, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब 6.67 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 40.02 × 10⁻, इसमें से 24 में से 11 माइनस करेंगे तो 13, और ये पावर 12 ऊपर लेंगे तो आ जाएगा -12। 6.4 × 6.4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40.96 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 40.02 × 10⁻13 -12 = 1, सो इंटू 10/40.96, यही से लिखेंगे तो आ जाएगा 400.2 डिवाइड बाई 40.96। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 9.77 न्यूटन। तो अगर एक पृथ्वी है, उसके बीच 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु रखी गई है, और अगर हम उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करते हैं तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो 9.77 न्यूटन के बराबर होगा। ये हम इसको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले का प्रयोग करके। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि इसका सलूशन हम किस तरह से करेंगे और इसका ये सलूशन हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि चंद्रमा के सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो पृथ्वी के सतह से 1/6 गुना है।
ये क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ लिखा है अगर हम जीई गुरुत्वीय त्वरण ऑफ अर्थ लेते हैं तो जीई इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ जीएम, मतलब जो पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण के मान का 6 गुना है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं जीएम इज इक्वल टू 1/6 जीई, मतलब पृथ्वी के सतह पे गुरुत्वीय त्वरण का मान चंद्रमा के अपेक्षा 1/6 गुना है। अब यहां से लिखा कि अगर एक वस्तु का द्रव्यमान m इज इक्वल टू अगर 10 kg है, अगर m इज इक्वल टू 10 kg है तो हमें बताना है कि उसका भार पृथ्वी पर और चंद्रमा पर कितना होगा। ठीक है ना, तो यहां से फार्मूला है F इज इक्वल टू mg। ठीक है ना, अर्थ पे हम GE ले लेंगे तो यहाँ F इज इक्वल टू हो जाएगा m की वैल्यू है 10 इंटू G की वैल्यू 9.8, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 98 न्यूटन। पृथ्वी पर उस वस्तु का जो भार होगा वो क्या हो जाएगा 98 न्यूटन हो जाएगा। W अगर लिखें WE वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू हो जाएगा 98 न्यूटन। अब हमें मून पे इसका फाइंड आउट करना, चंद्रमा के ऊपर फाइंड आउट करना, तो मून पे इसका 1/6 टाइम्स होगा, तो WE इज इक्वल टू 1/6 WM सॉरी, यहाँ WM इज इक्वल टू मतलब इसका मून पे जो भार होगा WM इक्वल टू 1/6 WE, या इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/6 इंटू 98, यानी हो जाएगा 6 1 जा 6, 3 9 38, 6 6 जा 36, 2 20, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो WM इज इक्वल टू उसका मून पे जो वेट होगा, जो भार होगा 16.33 न्यूटन, और अर्थ पे होगा 98 न्यूटन के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14, 19.6 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उसका अंतिम वेग क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है कि पृथ्वी पे जब पहुंचेगा तो उसका वेग कितना होगा, ये फाइंड आउट करके हमें बताना है। आप ध्यान से क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा 19.6 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, एक मीनार की चोटी है जो 19.6 मीटर ऊंची है, यानी क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक मीनार की चोटी है जिसकी ऊंचाई है 19.6 मीटर, यानी ये मीनार की चोटी है, यहाँ ये इसकी हाइट है 19.6 मीटर यहाँ से। ठीक है ना, अब यहाँ से एक चोटी से एक पत्थर को नीचे के डायरेक्शन में गिराया जा रहा है, पृथ्वी पर पहुँचने पर इसका अंतिम वेग क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है कि जैसे अर्थ पे टच होता है तो इसका वेग कितना होगा। हम मान लेते हैं इसका जो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्या है 0, और फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है ये क्या होगा। अगर हम फ्री फॉल मुक्त पतन की बात करते हैं तो मुक्त पतन में जो फार्मूला होता है तो v² इज इक्वल टू u² एंड प्लस 2gs, ये फार्मूला होता है, जहाँ पे s क्या है, डिस्टेंस है, g गुरुत्वीय त्वरण है, u प्रारंभिक वेग है और v अंतिम वेग है। तो हमें v फाइंड आउट करना, तो v² इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा u², इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, प्लस 2, g की वैल्यू है 9.8 इंटू यहाँ से जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा नीचे पहुँचने में वो हो जाएगा 19.6 मीटर, तो v² इज इक्वल टू 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 1 19.6 इंटू 19.6। ठीक है,
अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो जब वो अर्थ पर टकराएगा उस समय उसकी जो वेलोसिटी होगी, उस पत्थर की वेलोसिटी होगी 19.6 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी। अगर किसी पत्थर को हम 19.6 मीटर की ऊंचाई से फ्री फॉल करते हैं तो अर्थ पे पहुंचते समय उसकी वेलोसिटी जो होगी 19.6 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पत्थर है, पत्थर को, क्वेश्चन नंबर 15 है, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड लेने पर ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 15, एक क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कोई पत्थर ऊपर की दिशा में, जैसे मान लीजिए कि ये पत्थर है ऊपर के डायरेक्शन में इस तरह से फेंका जाता है, ऊपर के डायरेक्शन में, और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है u इज इक्वल टू लिखा 40 मीटर पर सेकेंड, इस वेग से फेंका जाता है। दूसरा g की वैल्यू जो है g इज इक्वल टू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहा है कि लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई, मतलब हमें देखना है कि इसकी मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू कितना होगा। दूसरा नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी। तो अब एक पत्थर है, उसको 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर के डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। अब जब इसको ऊपर के डायरेक्शन में फेंका जा रहा है तो एक क्या करेगा, एक मैक्सिमम हाइट पे जाके यहाँ पे एक विरामावस्था में पहुँच जाएगा। मतलब जब इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, h अगर मैक्सिमम होगा तो यहाँ इसकी जो वेलोसिटी होगी v इक्वल टू 0 हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि फिर ए क्या करेगा, ए यहाँ से यहाँ पहुँचेगा और फिर यहाँ फ्री फॉल करना शुरू करेगा। फ्री फॉल करेगा, फिर जहाँ से गया है उसी डायरेक्शन में नीचे आ जाएगा। तो पहले तो हमें बताना है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है ना। तो जो हमारा गति का समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बट हम नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में फेंकते हैं तो g की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ फार्मूला जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। अब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी v है, v कितना है, 0 है, तो यहाँ आ जाएगा 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू मीन्स 40, इसका प्रारंभिक जो वेग है वो 40 मीटर पर सेकेंड माइनस 2, g की वैल्यू हो जाएगी 10 और s मतलब कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हो जाएगा h, कितना हाइट ऊंचाई पे गया। अब यहाँ से 40 को इधर लाएंगे तो आ जाएगा 40 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच, माइनस माइनस कैंसल, यहाँ हो जाएगा 40 इंटू 40 इक्वल टू 10 टू ज़ा 20h, 2 टू ज़ा 4 या 40 टू ज़ा 80 इक्वल टू h, यानी h इज इक्वल टू हो जाएगा 80 मीटर। मतलब जो पत्थर होगा वो 80 मीटर की हाइट तक जाएगा। कितनी मीटर ऊंचाई जाएगा, 80 मीटर हाइट तक जाएगा। इसकी महत्तम जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी 80 मीटर। अब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो पत्थर क्या करेगा, पत्थर यहाँ से जाएगा यहाँ तक 80 मीटर, फिर नीचे आएगा वो भी 80 मीटर, क्योंकि अब जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो कुल दूरी यहाँ लिखेंगे, दूरी जो इसके द्वारा तय की गई दूरी होगी तो दूरी इक्वल टू हो जाएगा
यानी 2h क्योंकि जो इसकी हाइट है उतना ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो यहाँ जाएगा 2 इंटू, और h की वैल्यू है 80, तो यहाँ हो जाएगा 80 इंटू 60, 80 इंटू 2 मीन्स 160 मीटर। तो उसने जो दूरी तय करेगा उसकी कुल दूरी हो जाएगी 160 मीटर। अब थर्ड कंडीशन का रहा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, विस्थापन। विस्थापन मतलब होता है अंतिम अवस्था, विस्थापन। अब विस्थापन मीन्स अंतिम अवस्था इसकी जो है, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच में जो डिफरेंस होता उसी को हम विस्थापन। अब वस्तु यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आके फिर यहीं पे गिर गई, इसका मतलब जो इसका इस डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 मीटर के इक्वल होगा। कितना होगा, 0, क्योंकि जिस सिचुएशन में जहाँ थी बाद में वहीं पे गिर जा रही है, इसका मतलब इसका जो विस्थापन हो जाएगा, इसका विस्थापन 0 होगा। ओके, तो ए इसका सलूशन था। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीच हमें क्या करना है, गुरुत्वाकर्षण बल के मान की गणना करनी है। कुछ वैल्यूज दी हुई है, उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, गुरुत्वाकर्षण बल के वैल्यू की हमें गणना करनी है। आप ध्यान दो, लिखा है क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 16 है, परिकलन कीजिए। दिया पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है, सूर्य का द्रव्यमान है 2 × 10⁻30 kg है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.5 × 10⁻11 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 16, एक क्वेश्चन नंबर 16 है, इसे हमें सॉल्यूशन करना है। यहाँ दिया है अर्थ का मास और दूसरा दिया सन का मास। मान लीजिए ये अर्थ है और ये हमारा सन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस RES इज इक्वल टू दिया है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, औसत दूरी 1.5 × 10⁻11 मीटर है। यहाँ से दोनों के मास दिए हैं MS, मास ऑफ सन। MS जो है मास ऑफ सन इसका दिया हुआ 2 × 10⁻30 kg, ये सन का मास है। दूसरा मास ऑफ अर्थ ME इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg। अब यहाँ से हमें इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल के मान की गणना करनी है कि इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा। तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल F इज इक्वल टू G ME × MS एंड डिवाइड बाई RES ऑफ होल स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा G। अब G की वैल्यू यहाँ देखते हैं, तो G इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg। मास ऑफ सन इक्वल टू 2 × 10⁻30 kg एंड डिवाइड बाई रेडियस। यहाँ से इसका जो रेडियस है 1.5 × 10⁻11 मीटर के इक्वल है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 6.67 इसका मल्टीप्लाई 6 से करते हैं, तो 6 7 जा 42, 6 6 जा 36, 4 40, 6 6 जा 36 और हो जाएगा 40, तो आ जाएगा 40.02 इंटू 2 इंटू 10⁻−11 10⁻−11 प्लस 24 एंड प्लस 30 एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1.5 × 1.5 2.25
इंटू 10 टू द पावर 11 है तो इसका पावर हो जाएगा 22 इज इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 0 यहाँ से आ जाएगा 0.0, 2 4 ज़ा 8, 80.04 इंटू 10 टू द पावर 24 प्लस 30 इज इक्वल टू 54 माइनस 11 इज इक्वल टू आ जाएगा 43 अपॉन 2.25 इंटू 10 टू द पावर 22, या यहाँ से डेसिमल रिमूव कर देते हैं तो आ जाएगा 8004 डिवाइड बाई 225 इंटू यहाँ से हो जाएगा 10 टू द पावर 43 माइनस 22, 10 टू द पावर 43 माइनस 22, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ आता है 35.73 इंटू 10 टू द पावर 21, 43 में से 22 माइनस करेंगे 21, या इसको हम और सॉल्व करके तो यहाँ लिख सकते हैं 3.573 इंटू 10 टू द पावर 22, क्योंकि यहाँ डेसिमल इधर किया तो एक पावर प्लस हो जाएगा, और ये इसका बल है तो क्या आ जाएगा न्यूटन। मीन्स उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा 3.573 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियोस में अपडेट करेंगे, तो आप सभी लोग ये सारे क्वेश्चन का सलूशन खूब अच्छे तरह से करिएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।